नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश में एक रोग की तरह पनपा, लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, वो जजमेंट मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। और अब बड़ी मुसीबत में वो फंसने वाले हैं, मतलब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब किसी भी प्रकार से कोई बचाव नहीं रहने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लिविंग का लॉ क्या कहता है। हम लोग बात करेंगे कि लिविंग का लॉ क्या कहता है, लिविंग को लेकर भारत में परिस्थिति क्या है, लिविंग को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जो 10-12 जजमेंट आए हैं उनकी एक समरी देने की कोशिश करेंगे, और अब उसको अपडेट करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट क्या कहता है, उसने किस प्रकार से लिविंग के मामले में अब कानून का इंप्लीमेंटेशन की बात कही है। इसके अतिरिक्त किन किन राज्यों ने लिविंग को लेकर लॉ बना रखा है और उन लॉ का क्या प्रभाव है, किन किन रिलीजन के लोगों पर लागू होता है और वो रिलीजन कितनी अनुमति देते हैं और कैसे हो सकता है, और लिविंग में रहने से पहले की पूर्व शर्तें क्या हैं और बाद की शर्तें क्या हैं, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन विषयों को लेकर जो कि ऑनरेबल कोर्ट पहले डिसाइड कर चुका है। हम 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया था। पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन, पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन का एक केस आया। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। पहली बार कहा गया कि दो वयस्क अगर साथ रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। 2005 में पहली बार कहा। फिर एस खुशबू वर्सेस कन्यम्मल, ये एक जजमेंट आया 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उसने कहा लिविंग रिलेशन को वैध माना। कहा कि यह अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 निजता और स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। प्री मैरिटल सेक्स को अपराध नहीं माना गया। ये हमारे देश में चल रहा है। फिर एक बड़ा जजमेंट 2010 में यह डी वेलुस्वामी वर्सेस पी पेच्चामल। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 गाइडलाइन जारी कर दी और 5 गाइडलाइन में कहा कि लिविंग में रह सकते हैं, 5 शर्तें हैं। दोनों वयस्क होना चाहिए, शादी करने के योग्य होना चाहिए, स्वच्छता से साथ रह रहे हों, समाज में पति पत्नी की तरह प्रतीत हो रहे हों, लंबे समय तक साथ रह रहे हों, तो फिर उनको इन शर्तों पर ही महिला को मेंटेनेंस लेने का अधिकार यानी कि भरण पोषण का अधिकार 2010 में पहली बार बनाया। 2013 में एक जजमेंट आया जिसका नाम था इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा, 2013 का है। वेलुस्वामी के केस की 5 शर्तों को और विस्तार से दिया गया। कहा कि सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन या किराए की पार्टनर को लिविंग नहीं माना जा सकता, उसके लिए कुछ और शर्तें होनी चाहिए। ये मैं 2013-2010 की बात बता रहा हूं, अभी की बात नहीं बता रहा हूं। अभी तो मामला कुछ और ही हो गया। 2021 में लखनऊ बेंच में एक केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लिविंग रिलेशन में रहना कोई अपराध, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा लिविंग रिलेशन में रहना कोई अपराध नहीं है। भले ही समाज को पसंद ना आए, पुलिस बिना वजह किसी को परेशान नहीं कर सकती अगर वो लिविंग में रहना चाहते हैं तो। बात खत्म हो गई। अब मतलब प्रशासन का और सरकार का सारा दबाव खत्म हो गया। 2023-24 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई, रेवा नदसिप्पा वर्सेस नागार्जुन, ऐसा कुछ रूलिंग का नाम है। 2023 में आया, फिर 2024 में। अब सवाल ये पैदा होता है लिविंग में जो बच्चे पैदा हुए उनका क्या होगा, उनके सक्सेशन का क्या होगा, उनके अधिकारों का क्या होगा, वो चाइल्ड लेजिटिमेट हैं कि इलिजिटिमेट हैं, सक्सेशन के लिए वैलिड है कि नहीं वैलिड। सबसे खास बात कि डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का मामला लागू होता है। सामान्यतः ये सोचकर ही लोगों ने लिविंग में रहना शुरू किया था। खास तौर से मुंबई चले जाएंगे, एक्टर एक्ट्रेस, स्ट्रगल और कैरियर की चिंता, और बहुत सी जब लड़की लड़का बनने पर आ गई और उसने कहा कि मैं देश चलाऊं, मैं पता नहीं क्या क्या चलाऊंगी और मैं तो लड़का बन गई, उसने पैंट पहनना शुरू किया, उसने कपड़े पहनने लड़कों के शुरू किए। किसी लड़के ने लड़की के कपड़े पहनने शुरू नहीं किए,
इक्वलिटी तो ये थी कि जैसे लड़कियां लड़का बनना चाहती वैसे लड़के भी लड़कियां बनना चाहिए। हालांकि वो भी एक प्रोसेस अब शुरू हो गया है धीरे धीरे के LGBTQ+ करके, लेकिन लिव इन पार्टनर के बच्चे को पूरी तरह इस जजमेंट से वैध माना और संपत्ति में भी उत्तराधिकार का अधिकार, सक्सेशन का पूरा अधिकार 2023-24 में दे दिया। लिविंग महिला को डोमेस्टिक वीमेन वायलेंस एक्ट 2005 के तहत पूरी सुरक्षा, यानी कि मेंटेनेंस का उसको अधिकार, निवास का उसको अधिकार, फिर सक्सेशन का उसको अधिकार, ये सारे अधिकार दे दिए गए। अब मैं जो कह रहा था कि भाई लिविंग में जो लोग रहते हैं वो ये सोच के कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम साथ साथ रहेंगे, कुछ समय वैसे रहेंगे, लेकिन उसमें अब वो जो बचाव था कि हमारे ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, हम लीगली अपने आप को बचे हुए हैं, भैया हमें कोई कोर्ट केस नहीं चाहिए, हमें कोर्ट का कोई झमेला नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, ये सारे झमेले अब अपने ऊपर लागू हो गए हैं। नवंबर 2024 में ही अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस BV नागरत्ना और अगस्टाइन जॉर्ज के उसमें एक केस आया। इसमें लिविंग रिलेशन अब भारत में पूरी तरह कानूनी और सामाजिक रूप से स्वीकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसे रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज माना जाएगा अगर लंबे समय तक स्थिरता, वित्तीय साझेदारी, बच्चे आदि हो गए हैं, या फिर पुलिस या परिवार बिना लोगों को यह मैसेज दे दिया गया है कि हम शादीशुदा हैं या हम पति पत्नी की तरह रहते हैं। भले ही किसी ना, भाई शहरों में लोग रहते हैं शहरों में लोग रहते हैं और उनको किराए का मकान चाहिए होता है, छड़े को कोई देता नहीं है, दिल्ली जैसे जगहों में छड़े को देना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो फिर वो लिविंग में रहते हैं और साथ में ये कहते हैं कि सब लिविंग नहीं है, हम तो शादीशुदा हैं। मैं बहुत पहले, आज से 15 साल पहले की बात थी, जब मैं दिल्ली में एक घर में रहता था, उसी मकान में ऊपर 2 लोग रहते थे। हम नए नए उस घर में किराए पर गए थे और ऊपर से ऊपर वाली माला में मालूम पड़ा रात में वो उनके बीच में वो दंगल हो रहा था, खूब हुआ। भाई लोगों ने हमको भी जगाया, देखो वो मारने मुरने वो लटक गया है और वो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, वो कूदने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्रकरण हो रहा था। भाई मैं भी ऊपर गया तो हमें ये परिचय दिया गया था कि एक शादीशुदा जोड़ा ऊपर रहता है, नया है, पढ़ते हैं वो दोनों, शादीशुदा है। जब हमारी उनसे बात हुई तो मालूम पड़ा कि नहीं, इसने मेरा इस्तेमाल किया, अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो लड़की इस तरह के एलिगेशंस लगा रही थी, लड़का भी एलिगेशन लगा रहा था, इसने मेरा मिसयूज किया, मैं इसका खर्चा पिछले इतने साल से उठा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और खूब दंगल हुआ। सुबह मकान मालकिन कहीं और रहती थी, वो सुबह सुबह आई, वो किसी स्कूल की प्रिंसिपल रिटायर्ड थी, सुबह सुबह आई तो उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था। जब ये मेरे पास आए तो उन्होंने कहा हम पति पत्नी हैं। अब इन्होंने जब कह के इंट्रोड्यूस ये कह के किया कि ये मेरी पति पत्नी हैं, तो ऐसे मामले में मैं क्या कर सकता था, और उनके रिलेशन से पता भी लगता है कि पति पत्नी हैं। अब मुझे अब पता लग रहा है कि ये लिविंग में थे, इन्होंने आते समय मुझे शादीशुदा बताया था। तत्काल उन्होंने कहा कि हमारा घर खाली करो। लड़के लड़की बाद में दोनों के 2-3 दिन में थोड़ा मतलब झगड़ा हुआ, फिर आपस में वो हो गया, लेकिन मकान मालिकिन ने रहने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप शादीशुदा बताकर आए थे, और ये जो शादीशुदा बताकर आना है, चूंकि हमारे यहाँ हिंदू समाज में बहुत पवित्र रिश्ता होता है, और इतना पवित्र रिश्ता होता है कि दूसरा विचार भी आना ठीक नहीं है। अनैतिक कार्य करना भी हिंदू समाज में विचारणीय नहीं है, और यहां तक कि हिंदू समाज ने गोत्र व्यवस्था कर रखी है। गोत्र व्यवस्था का मतलब है कि जो लोग जिस विद्यालय, जिस गुरुकुल के हिस्से हैं, उस गुरुकुल या जिस क्लीन के हिस्से हैं, उसमें आपस में विवाह नहीं हो सकता। सारे गांव में भाई बहने माने जाते हैं। जो रिश्तेदारी में भी है, दूर की रिश्ते, 3 पीढ़ियां और 5 पीढ़ियों का तो अब कानूनी प्रिंसिपल है। पहले हमारे यहाँ 7 पीढ़ी और 5 पीढ़ी का था, यानी कि पिता के घर में 7 पीढ़ी के जितने रिश्तेदार हैं वो सब भाई बहन कहे जाएंगे, और माँ के घर में यानी कि ननिहाल में जो 5 पीढ़ी के जितने रिश्तेदार हैं वो सब भाई बहन कहे जाएंगे। उनके बच्चे जो हमारे समकालीन है वो सब भाई बहन कहे जाएंगे, एक दूसरे के पैर छूते हैं, राखियां बांधते हैं। अब कानून में जब नेहरू जी ने ये हिंदू कोड बिल पास किया, इसमें 5 पीढ़ी और 3 पीढ़ी का हिसाब लगाया गया, यानी कि पिता के घर में 5 पीढ़ी और माता के घर में 3 पीढ़ी तक विवाह नहीं हो सकता, जब तक कि वहां कस्टम ना हो, जब तक कि वहां धर्मगुरु ना कह दे।
ये हमारे यहाँ के कानूनी व्यवस्था भारत में है। जब इतना पवित्र रिश्ता कि वो समगोत्री नहीं होना चाहिए, वो पिंड सपिंडी नहीं हो, सपिंड पिंड का मतलब है कि पूरे खानदान को हमने ले लिया और ये कहा कि भाई पिंड एक ही है, यानी कि मूल मड़ुआ जो आपस में सर घुटवाते हैं किसी की मृत्यु पर, और जो जिनके घर में वो सूतक माना जाता है उनमें विवाह नहीं हो सकता। कुछ तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पारिवारिक समीकरण है जिसमें पूरा पूरा गांव, एक व्यक्ति मरता है तो पूरे गांव में शोक होता है। क्यों? पूरे गांव के सर मुड़वाते हैं, उनमें एकता है, उनका परिवार एक ही है और एक ही घर से हैं, और अगर उनकी पीढ़ियां 10-12 पीढ़ी पुरानी भी हैं तो भी आपस में विवाह नहीं कर सकते। और गांव गली में, ये तो छोड़ दीजिए, चलिए रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, गांव में भी, अपने ही गांव में वो दोनों रिलेटिव नहीं हैं तो भी विवाह नहीं कर सकते अपने पूरे गांव में। हम ये मान के चलते हैं ये एक कुटुंब है और ये मेरा पूरा कुटुंब मेरा है, इसमें हम सब भाई बहन हैं, सहोदर हैं या सगे हैं, लेकिन हैं भाई बहन। ये व्यवस्था भारत की है। वो कुटुंब धीरे धीरे टूटते चले गए और फिर परिवार भी बिखरते चले गए। इंग्लैंड या अमेरिका की तरह कभी कभी ऐसा भी वहां होता है कि मालूम पड़ा कि शादी हो गई, लड़का जब अपनी पत्नी को लेकर आया, उसने अपने पिता से मिलवाया तो पिता ने कहा ये तो तेरी माँ है, ये मेरी पहली पत्नी है, ये आज से 25 साल पहले हमारी पत्नी हुआ करती थी और इसने तुझे जना था, इससे छोड़कर चली गई थी और फिर तू बड़ा हो गया, दोबारा कभी मिली नहीं। वो भी 10-12 जगह अपना घूम कर आ गई और उसने इस लड़के में उसको इंटरेस्ट आ गया। तो ये व्यवस्था वहां की है, क्योंकि वहां सुकरात और प्लूटो दोनों इसी प्रकार के विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि जो परमात्मा ने या परमेश्वर ने जो ये स्ट्रक्चर दिया है या जो शरीर दिया है, ये भोग के लिए दिया है, ये बंधनों में बांधने के लिए नहीं दिया है। जितना बंधन में बंधते जाओगे उतना कष्ट पाओगे और जितना बंधनों से मुक्त रहोगे उतना सुखी रहोगे। फिर बच्चों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा इसके लिए कॉन्वेंट खोला जाना चाहिए। कॉन्वेंट का मतलब था सरकार कॉन्वेंट खोलेगी, सरकार उनको कॉन्वेंट, अनाथालय, मतलब दूसरे शब्दों में अनाथालय, अनाथालय वो जहां पढ़ाई लिखाई से लेकर पूरे काम होंगे। केवल अनाथालय है तो वहां पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, वहां तो रखा जाएगा। लेकिन कॉन्वेंट का मतलब है वो अनाथ बच्चे जो भटक गए हैं, जिनके माता पिता उनके संरक्षक नहीं हैं, जिनके पास कोई दिशा नहीं है, उनकी रहने से लेकर खाना पीना पढ़ाई लिखाई उनको तैयार करना सब कॉन्वेंट करेगा। राजा कॉन्वेंट खोलता था, उनमें इन बच्चों को पढ़ाया जाता था, फिर राजा उनका उपयोग करता था और अपने यहां नौकरी पर रख लेता था, काम पर रखता था और वो उनकी सेवा करते थे। ऐसे फिर से वो जो कॉन्वेंट बच्चे हैं वो फिर विवाह करेंगे और फिर उनके बच्चे होंगे तो फिर कॉन्वेंट में चले जाएंगे। इस प्रकार सरकारी नौकर यानी कि राजा के पास नौकरी करने वालों की भीड़ लगी रहती थी और ये अपने स्वतंत्र रहा करते थे, मर्जी हो उसके साथ गाय भैंस बैल की तरह रहो और वैसा करो। हालांकि मैं अगर किताबियों की बात करूं तो मोहम्मद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा 4 निकाह पर लिमिटेड कर देते हैं और बंधन में बांध देते हैं, इसलिए वो रिफॉर्मिस्ट कहलाते हैं। हालांकि वो रिफॉर्म 1600 साल पहले से अभी तक कोई उसको छूने को तैयार नहीं है, उस पर बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि अब दुनिया 1500 साल बाद 1400 साल बाद कहां से कहां चली गई, कहां से कहां पहुंच गए। आप समझ लीजिए कि खाड़ी जहां पर खाने को नहीं होता था, लूट डालकर दूसरे राज्यों में लूट डालकर खाना पानी चलता था, वहां तेल निकल आया है और वो तेल उनकी इकोनॉमी चलाता है। लेकिन वो तेल जरूर निकल आया लेकिन अपना तेल निकालने को तैयार नहीं, वो दुनिया का तेल निकाल रहे हैं। क्या कि नहीं साहब, अब तो 1400 साल पहले टिक गए। तो उस समय मोहम्मद रिफॉर्मिस्ट कहलाए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने विवाह को, निकाह को बंधन माना। उससे पहले प्लूटो और सुकरात उसको बंधन नहीं मानते थे, कहते थे ये निर्बंध है। लेकिन भारतीय समाज में लाखों साल पुरानी संस्कृति अगर आप देखेंगे तो वहां जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों की बात करी गई है। संस्कारों में बंधन की बात करी गई है, परिवार प्रबोधन की बात करी गई है, कुटुंब प्रबोधन की बात करी गई है और रिलेशंस को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। उस व्यवस्था के अलावा समाज को बांधने के लिए वर्ण व्यवस्था दे रखी है। उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार कार्य विभाजन दे रखा है और उस कार्य विभाजन के आधार पर समाज को सुदृढ़ बनाया गया है। और उसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा, गोत्र परंपरा, ये सारी परंपराएं हमारे पूर्वजों ने तैयार करके इसलिए रखी कि हिंदू समाज
कहीं से विकृत ना हो, हिंदू समाज स्वच्छता से चले, हिंदू समाज में किसी प्रकार की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो जो भाई बहन के निकाह की वजह से हो जाती हैं। भाई बहन के निकाह से मतलब है कि वो चाचा का बेटा, फूफी का बेटा या खाला का बेटा और उनसे आपस में हो जाएगा, सिर्फ सगा दूध छोड़कर उसको सबसे हो जाएगा। आपको याद है कि नूरजहां को कैद इसलिए किया था शाहजहां ने क्योंकि उसने अपनी पहले पति से बेटी का विवाह अब जहांगीर के बेटे से तय कर दिया था। अपने जो पहले से जिसका जो बेटी लेकर आई थी उसका विवाह उसने तय कर दिया था। इधर शाहजहां को वो मिसयूज करती थी, शाहजहां को उसने खानदेश भेज दिया था युद्ध के लिए, और इधर उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। तब शाहजहां को यह लगा कि अब ये नूरजहां जो है वो अब गद्दी पर बैठना चाहती है बेटी के माध्यम से, इसने दामाद दूसरा चुन लिया है, इसलिए उसने फिर विद्रोह किया था। और विद्रोह करने के बाद उसने जहांगीर को मारा, उसने नूरजहां को लाहौर के किले में कैद किया और फिर अपने भाइयों को मारा, और भाइयों को मारकर यह सारी व्यवस्था उसने करी। किस लिए? क्योंकि नूरजहां अब हो तो गए भाई, नया पति आया, उसने शादी कर ली जहांगीर से, तो अब तो दोनों भाई बहन हो गए लीगली, लेकिन वो दो अलग अलग पतियों से उत्पन्न संतानें, इसलिए अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न संतानें हैं, इसलिए उनका निकाह हो सकता है, और उसने शहरयार के साथ उनका निकाह तय कर दिया था। इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो औरंगजेब ने बचपन से ये सब देखा तो उसने भी वैसे ही कर दिया। यानी कि गंदगी क्लीन में है, पूरे सिस्टम में है। लेकिन भारत तो ऐसे संसार में उसकी मेडिकल कॉम्प्लिकेंसेस को लेकर 7 पीढ़ियों तक मेडिकल कॉम्प्लिकेंसेस आती हैं, जिसको सिंड्रोमिक प्रॉब्लम कहते हैं। उनमें बच्चे अपंग, अपाहिज या मानसिक रोगी पैदा नहीं होते। संसार में सबसे ज्यादा मानसिक रोगी अगर कहीं पैदा होते हैं तो वो इस्लामिक कल्चर में होते हैं। उसका कारण कि वो मुजाहिदीन बनने को तैयार हैं, वो मरने को तैयार हैं, वो पता नहीं क्या क्या बनने को तैयार हैं। उनको आसानी से कन्विंस किया जा सकता है और अपने मारने और दूसरे को मारने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इसीलिए वो आतंकवाद का जो मुख्य कारण मुसलमानों में है, उसका कारण है वो कबीलाई व्यवस्था 1400 साल से जो चली आ रही है, और शादी आपस में ही करना, भाई बहन दूध का रिश्ता छोड़कर सारे रिश्तों में विवाह हो जाना। अब ये डीएनए का चक्कर चलता है, डीएनए अगर एक मिलेगा, उसके जो सक्सेशन आएगा वो एक चलेगा, तो क्या होगा? फिर वो हमारे यहां तो इतनी व्यवस्था तक है कि खेत में जो बीज उगता है उसको दोबारा उसी खेत में नहीं बोते, वो आप बदल लेते हैं। लोग अगल बगल वालों से बदल लेते हैं, भाई मेरा बीज मैं तुमको दे देता हूं, तुम्हारा बीज हमको दे दो, और वो उसमें नहीं उगाते। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक व्यवस्था है कि अगर वो जन्म लेगा तो उसको समस्या हो जाएगी। खैर, मतलब अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी। मेंडलीफ की थ्योरी को पढ़ेंगे, वो भी यही कहती है। अब हमारे यहां जब लोग रहने लगे तो एक डॉक्ट्रिन आई फैक्टम वैलेट। फैक्टम वैलेट का मतलब है तथ्य बताते हैं कि ये शादीशुदा है, भले ही उनकी शादी ना हुई हो, भले ही उन्होंने फेरे ना लिए हो, लेकिन तथ्य बताते हैं। तो 2005 में जो पहली रूलिंग आई थी वो तथ्यों को लेकर आई थी। उसने ये तय किया था फैक्टम वैलेट, यानी कि पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन के मामले में फैक्टम वैलेट की डॉक्ट्रिन आई थी। और फैक्टम वैलेट का मतलब तथ्य बता रहे हैं, शादीशुदा है, प्रमाण भले ही ना हो। लिविंग रिलेशन को लेकर फिर नई व्यवस्था, जब लिविंग रिलेशन रिकॉग्नाइज्ड हो गया तो फिर यह व्यवस्था आने लगी कि भाई कौन कौन से कानून लागू होंगे, क्योंकि शादी की व्यवस्था में तो हिंदू मैरिज एक्ट है या फिर हमारे पास इंडियन मैरिज एक्ट है, और उनके तहत हमारे पास कानून है, कानूनी प्रावधान है, और हम कहते हैं कि भाई, लेकिन ये जो नया इलीगल रिलेशन बन गया इसको कैसे करें? अब दो रहना चाहते हैं, एक तरफ आप फंडामेंटल राइट भी आर्टिकल 21 का कहेंगे कि भाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं 5 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां विवाह नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड डिग्री में विवाह नहीं कर सकते, तो फिर कैसे सही माना जाए, किसको माना जाए? तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री वाले तो इनका विवाह हो नहीं सकता क्योंकि विवाह तो शून्य है। तो सवाल पैदा होती है कि शून्य विवाह, शून्यकरणीय विवाह या फिर लिविंग रिलेशन, इनसे पीढ़ियां कैसे चलेंगी, कानून कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने डी वेलुस्वामी के जजमेंट में और इंदिरा शर्मा के जजमेंट में ये बातें क्लियर कर दी थी कि भाई देखो, डावरी प्रोविजन एक्ट लागू होगा,
मेंटेनेंस का कानून पूरा लागू होगा। मेंटेनेंस का मतलब है फिर आगे आया कि भाई अब ये इसने छोड़ दिया है तो मेंटेनेंस कौन देगा, बच्चों का मेंटेनेंस कौन देगा, पत्नी का मेंटेनेंस कौन देगा, और वो तो लिविंग में थी, वो कह रहा हमारी तुम्हारी शादी का कोई प्रमाण नहीं, चलो निकलो। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि नहीं, स्त्री धन भी आपको देना पड़ेगा, एक मुश्त जो सेटलमेंट है वो भी देना पड़ेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेडिकल खर्चे देने पड़ेंगे, किराया भाड़ा कहीं रहती है तो वो भी देना पड़ेगा, पिछले जीवन स्तर के बराबर मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। डावरी प्रोविजन एक्ट की धारा 20 और सीआरपीसी की धारा 125 यानी कि आज के बीएनएसएस की 144 ये सब पूर्ण वैसे ही लागू होंगी जैसे कि आप विवाह करके लाते वो उस पर लागू होती। फिर बाद में लिविंग रिलेशन में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नागरत्ना वाला में जजमेंट 2024 का होने में, जैसे नागरत्ना ने बताया अक्टूबर 2024 में लिविंग रिलेशन को लेकर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई आप लिविंग में रह रहे थे और फिर अब बाद में आरोप लगाते हैं कि रेप कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम वयस्क थी, तुम होशियार थी, लिविंग में रहने वाला वैसे ही रिकॉग्नाइज किया गया है जैसा कि विवाह में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और विवाह में पत्नी के साथ कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है तो वो अपराध की कैटेगरी में आता नहीं है, उसमें अलाउड है क्योंकि कॉन्जुगल राइट बनते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर लिविंग में भी उतने ही राइट एक दूसरे के खिलाफ बनते हैं। अतः ये रेप का वाला फार्मूला अब लागू नहीं होता। अब मोस्टली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये लिविंग में जो लोग रहते हैं उनका ये फार्मूला लागू नहीं होता। साहब इन्होंने रेप किया और मुझे प्रॉमिस किया था, फला किया था, ठिमाके, उन्होंने कहा लिविंग में रहते हो, लिविंग रिकॉग्नाइज्ड है, आपको पति पत्नी हम मान लेते हैं, और समाज अगर पति पत्नी मानता है, फैक्टम वैलिड है, समाज मानता है तो हम मान लेते हैं। आपने जहां पर गए थे वहां पर अपना परिचय भी पति पत्नी की तरह दिया था। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि भाई डावरी प्रोविजन लागू हो गया, वो लागू हो गया, क्या बाकी के क्रिमिनल लॉ जैसे शादी में लागू होते हैं वो लागू होंगे? इसके लिए अपने को कर्नाटक हाई कोर्ट के आज के जजमेंट पर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेक्शन 498 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड का, यानी कि अब जो नए प्रावधान आगे आए हैं बीएनएस में, ये पूर्ण रूप से लागू होता है। अब लिविंग रिलेशन भारत में वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, लिविंग मैरिज, ये मैरिज है। अच्छा, साथ में उन्होंने ये कहा कि हस्बैंड का मतलब लीगली वेडेड वाइफ नहीं है भारत में केवल, यानी कि आप हस्बैंड तभी बनेंगे, पत्नी तभी बनेंगी जब आपके 7 फेरे पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर समाज के अंदर आपका रिश्ता ऐसा है कि पति पत्नी की तरह मकान मालिक अड़ोस पड़ोस वाले स्वीकार करते हैं कि भाई ये पति पत्नी हैं, और पति पत्नी नहीं, उनको पता नहीं लेकिन ये रहते पति पत्नी की तरह हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सारे क्रिमिनल लॉज लड़की को लागू करवाने का पति पत्नी वाले अधिकार है। केवल एक ही चीज मिसिंग है, वो है सेरेमनी। अगर सेरेमनी नहीं हुई तो भी आप साथ साथ अगर रहते हैं तो आप पति पत्नी माने जाएंगे, और चूंकि पति पत्नी माने जाएंगे इसलिए आपके ऊपर सारी चीजें लागू होती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कह रहा है तो इसमें क्या कानूनी प्रावधान भी होने चाहिए? हालांकि केंद्र की सरकार इस समय बनाने को तैयार है, लेकिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने बनाया। उन यूनिफॉर्म सिविल कोड में उन्होंने कहा कि लिविंग में रहने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 30 दिन का नोटिस करना पड़ेगा, और फिर आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं रह सकते। फिर उन्होंने कहा कि 16 फॉर्म का एक दस्तावेज है, उसको आपको भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, 500 रुपए उसकी फीस है। लड़के की आयु 21 वर्ष, लड़की की आयु 20 वर्ष, वो 18 वर्ष हो सकती है। और इसके साथ उन्होंने कहा माता पिता को सूचना भी देनी पड़ेगी कि हम भाई लिविंग में आपस में रहते हैं, हमने मैरिज की सेरेमनी नहीं करी लेकिन हम रहना चाहते हैं। रजिस्ट्रार उसका सत्यापन देगा और फिर उस पर नो ड्यूज दे देगा। नो ड्यूज अगर आपके जो हिंदू मैरिज एक्ट के शेड्यूल 1 में सिस्टम दे रखा है कि इतने प्रोहिबिटेड डिग्री के 74 रिलेशंस प्रोहिबिटेड डिग्री के बताएं, अगर इन 74 रिलेशंस में आता है तो फिर प्रोहिबिटेड डिग्री है। प्रोहिबिटेड डिग्री का मतलब है विवाह नहीं हो सकता क्योंकि उनका विवाह अलाउड नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने समुदाय के धार्मिक नेता से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी कि वहां से जब तक आप वहां से एनओसी लीजिए, क्योंकि उसमें यह दे रखा है कि प्रोहिबिटेड डिग्री अनलेस अंटिल इज इन कस्टमरी प्रैक्टिस। कस्टमरी प्रैक्टिस कौन बताएगा? कस्टमरी प्रैक्टिस तो वहां का धर्मगुरु बताएगा, या फिर वहां के जो मोजिज लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, वो बताएंगे। तो उनसे फिर एनओसी लानी पड़ेगी घर वालों से, और एनओसी लाकर लगाइए तब हम मानेंगे।
दंड के लिए उन्होंने कहा 3 महीने से अगर इस कानूनों का उल्लंघन करते हैं 3 महीने से 6 महीने तक का जेल है, 10,000 रुपए जुर्माना है। वो झूठी जानकारी अगर आपने दी है तो फिर 3 महीने की और जेल हम आपको कर सकते हैं, 25,000 रुपए जुर्माना लगा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि डाउरी प्रोविजन एक्ट 2005 पूर्ण रूप से लागू होता है और वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कई एक जजमेंटों को हवाला देते हुए यह कहा गया कि डाउरी प्रोविजन एक्ट और बीएनएसएस उसकी धारा 144 और जितने कानून लागू होते हैं, जितने कानून, डाउरी प्रोविजन का कानून या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का कानून, जितने कानून भारत में पति पत्नी के मामले में लागू होते हैं, वो सारे कानून बच्चों सहित, यानी कि बच्चों के मेंटेनेंस की बात अपनी। अब इसमें जो हाईकोर्ट ने कहा, उन्होंने साथ में यह कहा कि अगर कोई दूसरी पत्नी है तो वो है तो वॉइड मैरिज, लेकिन वो पत्नी तो है, अब वॉइड हटा दीजिए, मैरिज तो है, इलीगल हटा दीजिए, मैरिज तो है, सेकंड वाइफ हटा दीजिए, वाइफ तो है, हस्बैंड हटा दीजिए, हस्बैंड तो है, मतलब फर्स्ट हस्बैंड हटा दीजिए, हस्बैंड तो है। अब चूंकि उसमें हस्बैंड और वाइफ शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये पूर्ण रूप से आपको प्रतिबंधित करती है। और अब जितने कानून शादी के मामले में, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे उत्तराधिकार का हो, चाहे राइट का हो, चाहे मकान के राइट का हो, या फिर कोई भी, जितने कानून हैं सारे लागू होते हैं भारतीय न्याय संहिता से लेकर जो भी कानून आप बनाना चाहें। तो अब लिविंग में अगर रहना है तो सिर्फ एक चीज एब्सेंट है, वो है सेरेमनी। सेरेमनी के अलावा बाकी चीजें अगर हैं तो फिर आप समझ लीजिए आप बच नहीं सकते। आपके पास बचने का कोई उपाय नहीं है कि आप ये कह देंगे हमने सेरेमनी नहीं करी थी इसलिए शादीशुदा कैसे मानेंगे, ये कानून कुछ नहीं। अगर 2 एविडेंस आ जाते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने मेरा अपना परिचय मेरे से शादीशुदा के नाते करवाया था, तो समझ लीजिए आपको शादीशुदा मान लिया। शादीशुदा जैसे ही मान लिया, ना अब रेप का केस होगा, ना बरगलाने का केस होगा, ना सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होगा, लेकिन शादीशुदा वाले जितने कानून लागू होते हैं वो सब कुछ होंगे। तो इससे अच्छा तो यह है कि भैया समाज को बीच में डालकर शादी कर ली जाए। समाज को बीच में डालकर शादी कर लोगे का मतलब सीधी सी है कि समाज अगर बीच में पड़ जाएगा तो कम से कम शादीशुदा जिंदगी में वो जो प्रेशर होता है सोसाइटी का वो तो आ जाएगा। अब मुसीबत बहुत बड़ी हो गई है। अब लिविंग रिलेशन में रहने से जो अपवाद के रूप में लेना चाहते थे वो बिल्कुल नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।